जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक होगा हमारा चंदेल वंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना है या हमें डिस्कस करना है। तो आज जो टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? चंदेल वंश। यहाँ से परीक्षाओं में लगभग सवाल पूछा ही जाता है इस वंश से। तो ठीक है, तो इसके बारे में तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तो वंश कौन सा है आज? चंदेल वंश, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। देखो, तो कौन सा वंश है? चंदेल वंश, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ये जो शासन कर रहा था, इसका जो अधिकार क्षेत्र था, अगर बात करें अधिकार क्षेत्र की, तो इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड। ये अधिकार क्षेत्र माना जाता है। और इस वंश का जो संस्थापक था, किसका? चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नूक। नन्नूक ने इस वंश की स्थापना की थी। किसने? नन्नूक ने। कब की थी? 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। और कब तक रहा इसका समय? 831 से और 1202 ईस्वी तक इसका समय रहा था। किसका? चंदेल वंश का। लेकिन इसका जो संस्थापक था, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नूक। और नन्नूक ने इसकी स्थापना कब की थी? 831 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। प्रारंभ में जो थे चंदेल, गुज्जर प्रतिहार जो वंश था, उसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके। गुज्जर प्रतिहार वंश के सामंत के रूप में शासन संभालते थे, या हम कह सकते हैं समकालीन थे। कौन? चंदेल। तो चंदेल जो थे, किसके? गुज्जर प्रतिहार वंश के क्या थे? सामंत के रूप में शासन संभालते थे, या हम कह सकते हैं उसके समकालीन थे। कौन सा वंश? चंदेल वंश। सर्वप्रथम जो है चंदेलों ने, इंपॉर्टेंट बात है, अभिलेखों में देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का क्या किया था? इन्होंने प्रयोग किया था। सर्वप्रथम जो चंदेल शासक है, जो अभिलेखों में प्रयोग किया, वो चंदेल शासक प्रथम थे जिन्होंने देवनागरी लिपि का क्या किया था? अभिलेखों में प्रयोग किया था। और भारत की लिपि क्या है? देवनागरी ही है। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? ठीक है, किसने करा था? चंदेल वंश के शासकों ने किया था। किसका लिपि का? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, चलो। इन्होंने क्या किया? खजुराहो। देखो, यहां के मंदिर परीक्षाओं में पूछे जा। खजुराहो कहां पड़ता है? एमपी। खजुराहो, और ये कहां पड़ता है? एमपी। यहां खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था। और मंदिर कौन से थे? अलग अलग मंदिर है। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, 64 योगिनी, चित्रगुप्त। देखो, मंदिर तो और भी है। मतांगेश्वर, ये मंदिर है। लेकिन मंदिर और भी संबंधित रहे इस वंश से। लेकिन जो मुख्य मंदिर है मैं बताए, कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, चित्रगुप्त है, और वो कौन सा है? मतांगेश्वर है। तो इनके बारे में तुम्हें जानकारी हो। तो इनका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था इनका निर्माण? चंदेल शासक। और ये जो मंदिर है कौन से धर्म से संबंधित है? शैव और जैन धर्म से ये मंदिर संबंधित है। शैव से है और कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। और इन मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया। और किसने किया? यूनेस्को ने। तो इन मंदिरों को जो है, किन मंदिरों को? जो खजुराहो के मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, इनका निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने कराया था। और इन मंदिरों को जो कौन से? कंदरिया, 64, चित्रगुप्त, और भी हैं, बहुत है। ठीक है, तो इन्हें जो है विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। किसने किया? यूनेस्को ने किया है। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई? और अभिलेखों में सर्वप्रथम जो देवनागरी का प्रयोग किया था, अभी प्रथम शासक कौन थे? चंदेल ही थे। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया? क्लियर पॉइंट? चलो आगे, चलो।
शासक तो देखो इस वंश में जितने भी वंश की बात हमने की लगभग इसमें भी जो है 18-19 शासक रहे, लेकिन हम सबका जिक्र नहीं करने के, हम जिक्र करना हमें मुख्य है। तो मुख्य उसके बाद जो रहा कौन रहा, यशोवर्मन। यशोवर्मन रहा और ये लगभग 930 ईस्वी में शासक बना था। कौन, यशोवर्मन। यशोवर्मन ये समाजवादी शासक था। कौन, यशोवर्मन। इसने क्या किया कि सबसे पहले तो इसने क्या किया कि कन्नौज पर विजय प्राप्त की, और कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने खजुराहो के मंदिर मैंने बताया कहां है, एमपी। खजुराहो के मंदिर में इसने क्या करा, बैकुंठ, या हम कह सकते हैं विष्णु, बैकुंठ विष्णु की मूर्ति क्या की इसने, स्थापित की। बात बताओ समझ में आ गई क्या, किसने की, यशोवर्मन ने की थी। इतनी बात बताओ समझ में। यशोवर्मन 930 ईस्वी में क्या बना, शासक बना, समाजवादी शासक था ये। इसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद इसने क्या करा, कहाँ, खजुराहो के मंदिरों में बैकुंठ विष्णु की मूर्ति क्या की, स्थापित की। उसके बाद जो इस वंश का अंतिम शासक आता है वो है परमर्दिदेव चंदेल। किस वंश का, चंदेल वंश का। परमर्दिदेव चंदेल कहां पर शासन कर रहे हैं, बुंदेलखंड पर, यहां पर, ठीक है। जब ये यहां पर शासन कर रहे थे, क्योंकि ये आसपास का क्षेत्र है, वहां पर इनका शासन चल रहा था। जब ये चंदेल वंश जो शासक थे यहां पर शासन कर रहे थे, उस समय अजमेर पर शासन चल रहा था, अजमेर राजस्थान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, राज चौहान, और ये भी कौन सा है, थर्ड, इसका शासन चल रहा था अजमेर पर, ठीक है। उस समय कन्नौज पर जो शासन चल रहा था, कन्नौज कहां, यूपी में ही है, जयचंद। बात बताओ समझ में आ गई क्या। और यहां पर जो है बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र महोबा, महोबा कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश वर्तमान। यहां पर जो शासन चल रहा था, शासन किसका था, परमर्दिदेव चंदेल। चंदेल इसका शासन चल रहा था। इतनी बात समझ में आ गई। ये स्थिति थी उस समय जब ये यहां शासन कर रहा था। तो इसके दो सेनापति हम कह सकते हैं, इसके सेना नायक किसके, परमर्दिदेव चंदेल के, आला और उदल, फेमस है, जोड़ा है ये आला उदल का, ठीक है। तो ध्यान रखियो, इसके सेना नायक है। तो क्या था कि आला उदल के पास एक शानदार घोड़ा था। अब वो घोड़ा किस अब आ गया, परमर्दिदेव चंदेल को। कह लगे, घोड़े की मांग करी किसने, परमर्दिदेव चंदेल ने आला उदल से, कि भाई ये घोड़ा तो हमें दे दे। लेकिन आला उदल ने उस घोड़े को देने के लिए मना कर दिया और क्या कहते, ना तो भाई हम घोड़ा देने के और ना देने के तुझे घोड़ी। और इस बात से जो है नाराज हो गया कौन, परमर्दिदेव चंदेल, और उसे राज्य से यहां से निकलवा दिया। निकलवाने के बाद अब कहीं ना कहीं तो जाएंगे, बेचारे सेना नायक है। तो ये कहां चले गए थे, जयचंद के पास, ये बताया गया, ठीक है। जयचंद के पास जाने के बाद अब क्या हुआ कि दिल्ली से पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिक आ रहे थे। कहां से, दिल्ली से घायल सैनिक थे। अब यूपी को ही होगा जाएंगे। तो जैसे ही आ रहे थे तो इसने क्या किया, परमर्दिदेव चंदेल ने इन सैनिकों को क्या किया, मरवा दिया। जो सैनिक थे उनकी हत्या करवा दी। अब हत्या करवाने के बाद भाई इस बात का पता किसे लगा, इस बात का पता लगा किसे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान ने जो है योजना बनाई युद्ध करने की, कि इस पे, परमर्दिदेव चंदेल पे। अब परमर्दिदेव चंदेल जो भी युद्ध लड़ रहा था वो किसकी सहायता से, आला उदल की। अब वे तो रहे नहीं। अब पीछे जो है संदेश भिजवाया किस पे, आला उदल पे, कि अल्लाह मेरे से गलती होगी और वापस आ जाओ। कौन, आला उदल। ना तो मुझे घोड़ा चाहता ना घोड़ी चाहती, ठीक है। तो आला उदल कहाँ आगे, वापसी आगे
महोबा। आने के बाद पृथ्वीराज चौहान अपनी थोड़ी सी सेना के साथ चला और कहां पर, यूपी में एक जगह है नारायणा, यहां पर। और युद्ध है कौन सा, तुमुल का युद्ध। और कब हुआ, 1182 ईस्वी। 1202 तो लास्ट ही रहा इनका समय, तो 1182 ईस्वी में हुआ था। नारायणा कहां पड़ती है, ये जगह यूपी में पड़ती है। और युद्ध कौन सा है, तुमुल का युद्ध। और सेना नायक कौन है, आला उदल। दो सेना नायक हैं, किसके, परमर्दिदेव चंदेल के। अब युद्ध किसके साथ होना, युद्ध तो मेन तो ये आला उदल परमर्दिदेव चंदेल, इतना साहसी शासक नहीं था। अब पृथ्वीराज चौहान और आला उदल, और आला उदल नहीं कह सकते हैं, परमर्दिदेव चंदेल के मध्य युद्ध हुआ। तो ये बहुत साहसी सेना नायक थे, किसके, परमर्दिदेव चंदेल के। अब क्या हुआ कि इनकी क्या होगी कि युद्ध में ये क्या हुई, ये मारे गए। कौन मारे गए, आला और उदल। तो आला उदल की मृत्यु के बाद एक कवि है जगनिक, जगनिक नाम का, वो लिखता है। और क्या लिखता है इसके ऊपर, किसके, आला उदल के ऊपर लिखता है। कौन लिख रहा है इस बात को, जगनिक लिखता है। 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। कि यही कि भाई क्षत्रिय जो है जब लड़ता है वो एक वीर योद्धा की तरह ही लड़ता है, चाहे वो 18 साल का क्यों ना हो। ठीक है, उसकी 18 साल की उम्र ऐसी है कि 100 साल का मुकाबला कर जाएगी। तो इस बात को कौन कहता है, जगनिक कहता है। 12 वर्ष कुत्ता 12 वर्ष ही जीता है। ठीक है, 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन क्या है उसका, बेकार धिक्कार ही है उस पर। तो इस युद्ध में ये दोनों क्या हुए थे, सेना नायक मारे गए थे। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा चंदेल वंश तुम्हारा समाप्त। भाई एक तो जैसा भी समझ में आवे कमेंट करके बता दे करो कि सर थोड़ा सा ऐसा पढ़ाओ, जैसी भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो जा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किसी ने कर रखा तो दोबारा ना करियो। ठीक है, क्योंकि एक बार ही हो जा भाई। तो अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो को लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो, कमेंट कर दे करो। ठीक है, और शेयर तो कर ही दे करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी हो सके अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ जो भी है तुम्हारा, सभी पे शेयर कर दे करो। ठीक है, और कैसा समझ में आ रहा उसके बारे में बता दे करो। और घर पर हो सभी के सभी, आराम से रहो, बाहर मत निकलो और पढ़ाई करो, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो। देखो काफ़ी समय है, अब फिलहाल में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी समय मिल चुका है और काफ़ी समय मिलने वाला भी है, अभी तो स्थिति का नहीं पता। इसलिए जो है अपनी तैयारी ना छोड़ो, कहीं ना कहीं जो है तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो कंटिन्यूटी बना कर रखो अपना, रेगुलर जो है अपना लगे रहो। ऑफलाइन तो क्लास अब चल नहीं रही, ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन भी जो है मटेरियल काफ़ी है, तो ऑनलाइन में जो है अपना जो है, और फिर तुम्हारे पास नोट्स भी हैं, अपने नोट्स जो है वे निकाल लो, जो तुमने पढ़ रखा उसे रिपीट करो, लेकिन समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ये समय निकला हुआ कभी हाथ नहीं आने का तुम्हारे। ठीक है, तो समय है तुम्हारे पास, अब फ्री भी हो, कोई काम भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए एक ही काम है पढ़ाई का, तो अच्छा है कि तुम बस एक ही अपने टारगेट से भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना लगे रहो, मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा। समय है, वैकेंसी तो आती रहेंगी। और यूपीएसआई के जो फॉर्म है उसकी भी डेट बढ़ गई, अब तुम 1 महीना और बढ़ गई। तो किसी का अगर नहीं भरा है फॉर्म तो अपना फॉर्म फिलअप कर लो।